ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, ये बहुत निंदनीय घटना है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री जी से कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और अब पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है और दावा यह किया है कि इसके पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का समर्थन करने वालों की साजिश थी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इस साजिश में शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में दंगे कराना चाहती है। कल पीएम मोदी पंजाब दौरे पर रहे थे और सड़क के रास्ते फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और वहां पीएम मोदी का काफिला रोकना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसे रहे और फिर बीच रास्ते से ही वापस भटिंडा लौट आए। ये वीडियो जो कि बीजेपी की तरफ से अब जारी किया गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफिला जो कि फिरोजपुर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। गंदी सरकार मोदी करके मोदी पुछड़ नो ओदी रैली ना होने करके गरसे विच काफिला सारे योधे वीर सुझाव सिंह अं मोदी की रैली नहीं होने देनी, भावें सानू आपदियां जानां कुर्बान करनियां पै जाण। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਲੀ ਕੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्लान तरीके से पीएम मोदी के काफिले को रोका गया और सीधे तौर पर इस वीडियो के जरिए बीजेपी उन लोगों पर सवाल उठाती हुई जो कि खालिस्तानी और पाकिस्तान का समर्थन करती है और ये भी आरोप लगाया कि इसी साजिश में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ही मंशा रही है कि किसी भी तरीके से दंगे वहां पर किए जाए, माहौल को खराब किया जाए। और अब इस पूरे मामले को लेकर सभी की नजरें उसी जांच पर टिकी हुई है, जिससे ये साफ होगा कि क्या वाकई बड़ी लापरवाही के चलते पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक रही, क्योंकि किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं, उनका काफिला वहां रुक करता है तो पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। सामंजस्य बिठाया जाता है गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की तरफ से, ताकि किसी तरह की कोई चूक लापरवाही ना हो। लेकिन 20 मिनट तक कल पूरा पीएम मोदी का काफिला यहां पर डटा रहा, रुका रहा। और इस वक्त हरजीत सिंह ग्रेवाल मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो सीक्रेट रूट प्लान था पीएम मोदी का, आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चल गया? देखो, पहली बात तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं होते। और दूसरी बात ऐसी है कि ये क्रांति भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाए जब पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हमें बताया कि पीएम यहाँ से जाने वाले हैं, और हमें उन्होंने सूचना दी और हमने ज्यादा तादाद में नहीं आ पाए, नहीं तो हम पीएम को वापस भी नहीं जाने देते। ये उनका स्टेटमेंट आया। ये कितनी शर्मसार घटना है कि जो ऑफिशियल इस तरह से इन्फॉर्म करते हैं, और इसका मतलब सरकार का वरदहस्त था प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा करने का। तो उनको रोका जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उनको जो है ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा साहस ना करे। लेकिन उनका तो ये कहना था कि देखिए, पिछले 3 दिन से हम वहां पर डटे हुए थे
और हमें ये नहीं बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी रूट से आना है। हम तो बीजेपी के नेताओं का विरोध करने के लिए वहां पर डटे हुए थे। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, अभी उनकी स्टेटमेंट आप देख लो, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हमें पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री का काफिला है और उनको विश्वास नहीं हुआ। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ये तो लोकतंत्र कलंकित हुआ है देश का, और ये कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड काम होता है सारा, और ये इस तरह का राजनीतिक सरकारी आतंकवाद है। तो क्या ये पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मिली भगत है? क्योंकि डीजीपी की क्लियरेंस के बाद ही पीएम मोदी का काफिला उसी रूट पर आगे बढ़ा। बिल्कुल, उन्होंने उधर उनको बता दिया कि आ रहे हैं पीएम, उधर उनको क्लियरेंस दे दी। ये दो काम किए हैं डीजीपी ने, और डीजीपी तो सस्पेंड होने चाहिए अभी। लेकिन चन्नी साहब तो अभी भी नकार रहे हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है, ये तो कुदरती था। चन्नी साहब फिट ही ने कि वो चीफ मिनिस्टर हों किसी स्टेट के। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की शर्मनाक स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। इस तरह का शर्मनाक उनका एटीट्यूड है और उसके बारे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। ये जो हाई लेवल कमेटी बनाने की बात जो सामने आ रही है पंजाब सरकार की तरफ से, आपको उम्मीद है कि कुछ सच निकलकर सामने आएगा उसमें? ऐसा है, पंजाब सरकार की कमेटी कुछ नहीं करेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज की सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में कमेटी होनी चाहिए। वो इसकी निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच करके फिर वो रिपोर्ट दे, तब ये बात बनेगी। ऐसे नहीं, ये चन्नी की कमेटियां कुछ नहीं करती, ये तो खुद ही इस तरह का व्यक्ति है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचाया गया है, एक वकील की तरफ से दलीलें रखी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी तर्क है कि ये डिफेंस से जुड़ा मामला है, सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की सुरक्षा में चूक पर रिपोर्ट एमएचए को आज रिपोर्ट सौंपी जा सकती है पंजाब सरकार की तरफ से। पंजाब सरकार आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि आज पंजाब सरकार आज शाम तक रिपोर्ट सौंप सकती है गृह मंत्रालय को, क्योंकि लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यार आगे से हटो यार, सारे चुप रहो यार, क्या कर रहे हो भाई? आज यार क्या कर रहे हो यार, आगे से हटना भाई। प्रतिनिधि मंडल हेलो भाई, मुहिम राज्यपाल तो सही कल बाजू पीछे करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पंजाब फेरी के दौरान जिस प्रकार सुरक्षा के नाल खिलवाड़ होया है, ਉਹਦੇ प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी ਉਹ प्रगट की है और कुछ प्रश्न भी खड़े किए ने। देश के प्रधानमंत्री जी शहीदां दी धरती फिरोजपुर के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि स्थल के उत्ते श्रद्धा सुमन भेंट करन जाना सी और उस तो बाद उन्होंने फिरोजपुर के अंदर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करना सी और अनेक परियोजना जड़ियां उन्होंने शुरुआत उन्होंने करनी सी और उस तो बाद बीजेपी द्वारा आयोजित रैली का हिस्सा पीएम ने बनना सी। लेकिन मौसम की खराबी तो बाद जदों चीफ सैकटरी ने, डीजीपी ने एक क्लीयरेंस दी कि बाई रोड जाया जा सकता है, उस तो बाद वो काफिला निकलिया। वैसे भी जदों पीएम आंदे ने ते ये पहला ही एक दिन पहला भी उत्थे जरूर एक्सरसाइज की गई होएगी कि अगर मौसम खराब होए तो बाई रोड किधरों जाना। लेकिन जिस प्रकार पीएम दे काफिला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार
ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ और डीजीपी ਨੂੰ तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा षडयंत्र नज़र आता है। ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी पीएम आ रहे होण सीएम साहब उत्थे होण ना रिसीव करन क्यों नहीं सी जे उन्होंने वित्त मंत्री गए दो डिप्टी सीएम बनाए ने वो क्यों नहीं सी प्रोटोकॉल की कहता है। फिर अगर वित्त मंत्री सी जो नाल क्यों नहीं गए पीएम दे काफले दे नाल चीफ सैकटरी क्यों नहीं सी डीजीपी क्यों नहीं सी इहदे तो लगता है नाले पीएम दा काफला इधरों लंघेगा ये खबर किन लीक की ਇਹਦਾ मतलब ये है कि पुलिस विभाग द्वारा इस सरकार ने पूरी तरह नाल प्रयोजित की तरीके दे नाल ये सारी कार्रवाई जिहड़ी है पीएम दा काफला रुकन का षडयंत्र जिहड़ा रचिया इहदी घोख करन दी जरूरत है। और इहदा दूसरा हिस्सा जिहदी की जानकारी आपां 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस के अंदर बुलाई है सब आप आमंत्रित है ਉਹਦੇ अंदर रैली के अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ 3484 ਬੱਸਾਂ चलियां किस जगह के उत्ते किस प्रकार का व्यवहार होया ਉਹਦੀ पूरी वीडियोग्राफी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई जाएगी। जिला शाह और चन्नी जड़ा ये बोल रहा है बुखलाट कांग्रेस के अंदर सी रैली नूं लैके इस करके सुरक्षा नहीं दी गई और इस विषय के उत्ते एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी है। तुसी मेरे वालों आमंत्रित हो पार्टी वालों मैसेज भी आएगा पार्टी ऑफिस का ਤੁਹਾਡਾ कोई सवाल है कोई बात हुई है सर? हाँ जी कोई गवर्नर राज के लिए डिमांड हुई है आपकी? ऐसा है कि साडा ये मनना है साडा हमारा तो बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा को आप सुन रहे थे। आज राज्यपाल से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और चिंता जाहिर की इस पूरे मामले को लेकर। अब ये कहा जा रहा है कि डीजीपी और मुख्य सचिव को बर्खास्त किया जाए, लेकिन पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार भी एक्शन में है। पंजाब सरकार ने इस मामले पर हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला लिया है। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले कल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ है। लेकिन अब पंजाब सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी। और दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हुआ है वो कुदरती है, हमारी तरफ से पुख्ता तैयारियां की गई थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। और पीएम मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल पंजाब दौरे में फिरोजपुर जाते वक्त पीएम मोदी के काफिले को रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। वहां पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। इस मामले में बीजेपी लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। इस बीच पीएम की सुरक्षा की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा जिसकी कल सुनवाई हो सकती है। चंडीगढ़ में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करने भी पहुंचा, मुलाकात हुई भी और इस पूरे मामले को लेकर अपनी शिकायत बीजेपी नेताओं की तरफ से दर्ज करवाई गई। वहीं बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया और कांग्रेस पर देश में दंगा कराने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया। और ये 5 तस्वीर आप देखिए, पहली सबसे बड़ी तस्वीर जिसके बाद लगातार पूरे देश में घमासान मचा हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी साजिश पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे मामले को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। लेकिन चूक की जांच होगी ये आश्वासन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से दिया गया है और लगातार बीजेपी अलग अलग वीडियो के जरिए कांग्रेस पर हमला बोलती हुई। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक एक साजिश थी और कांग्रेस इस साजिश के पीछे है। प्रहलाद जोशी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान की सीमा के पास रची। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से माफी की मांग की है। पीएम मोदी का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान की बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर थी।
ये मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत सोच समझकर वेल हैच्ड प्लान है, ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है तो इतने बरसों तक देश में राज किया है, देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर एक ट्वीट किया है और कांग्रेस को घेरते हुए ये लिखा कि पंजाब में हुई घटना इस बात का ट्रेलर है कि कांग्रेस कैसे सोचती है और काम करती है। जनता के बार बार ठुकराए जाने से पागलपन के रास्ते पर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये ट्वीट अमित शाह की तरफ से किया गया है, जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर, पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। और इसके साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट किया है। उसमें क्या कुछ लिखा गया वो जरा आप देख लीजिए। एमएचए ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर रिपोर्ट मांगी है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही अस्वीकार्य है, जवाबदेही तय की जाएगी। ये एक और ट्वीट। और पंजाब में पीएम की सुरक्षा के चूक पर घमासान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की खूनी साजिश नाकाम हो गई। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था और उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ आ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी होंगे है। हर स्टेट के जो चोणां आउंदियां, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क पर आके बैठ जाता है, ये हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनू कई बार टैलीफोन किए कि जी असी लाठी चार्ज करके इन्हों पासे कर दिए, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, ये इन्हों मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असी रात भी कामयाब होए आ उन्होंने पासे करने विच और मनाउण दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐदा दी कोई सोच हुई है। और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पीएम मोदी पंजाब जाए, जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे बीजेपी का एक हथकंडा करार दिया। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर फिरोजपुर से कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने पंजाब के डीजीपी पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब के डीजीपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वो कहते हैं कि जी एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दो, वो कहते हैं एसएसपी फरीदकोट सस्पेंड कर दो। भाई क्यों एसएसपी फरीदकोट एंड एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दें? क्योंकि आपने काम नहीं किया, जिसने काम नहीं किया उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी कराएं, जिसका भी कसूर बनता है, डीजीपी साहब का कसूर है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।
पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर बीजेपी ने इसे पंजाब की कांग्रेस सरकार की नाकामी बताया। तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने यह कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जांच करके सच्चाई को सामने लाना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में एसपीजी होती है, आईबी का पूरा नेटवर्क होता है, केंद्रीय एजेंसियां होती हैं और राज्य सरकार की एजेंसी भी साथ रहती है। अब जिस तरह से दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, हमें लगता है इस तरह की चूक होना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह के दावे हो रहे हैं, सच्चाई क्या है, जब तक कोई जांच ना होगी तब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है दोनों तरफ से, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। कोरोना से डरना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना के केस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए केस सामने आ चुके हैं और एक दिन पहले की बात की जाए तो 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.43% हो गई। एक दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 4.18% थी। कोरोना की यह रफ्तार डराने वाली है। 24 घंटे में कोरोना से 325 लोगों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2,630 हो चुके हैं मामले। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लेकिन लोग संभलने को तैयार नहीं। लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देश में कोरोना के केसेस में ये बड़ा उछाल, 24 घंटे में 90,328 केसेस सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। नई एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जरूरी काम ना होने पर अपने घरों से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी, मास्क जरूर लगाए और समय समय पर हाथ धोते रहे, क्योंकि अभी फिलहाल आप देखिए जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कोरोना के हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के केसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। तो कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान नजर आ रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले महामारी किस तरह तांडव मचा रखी थी। देश के अलग अलग शहरों के बाजार से भीड़ की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही है। सबसे पहले आपको 3 शहरों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की। शहर अलग अलग है पर तस्वीरें एक जैसी है। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, मुंबई के बोरीवली के सब्जी मंडी की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर लखनऊ के बाजार की है, जहां खरीदारी में जुटे लोग कोरोना से अनजान नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर कोलकाता रेलवे स्टेशन की है। यहां की भीड़ देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्हें कोरोना की परवाह नहीं है। 3 जगह लोग कोरोना से बेपरवाह होकर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। यही लापरवाही हर किसी पर भारी होती हुई नजर आ रही है। सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बाद भी कोलकाता में लोकल ट्रेनों की हालत बदलती नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने नए रिस्ट्रिक्शंस में साफ तौर पर कहा था कि लोकल ट्रेनों में सिर्फ
50% कैपेसिटी भर लोग ही यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग स्टेशन पर भी भीड़ लगाए हैं और लोकल ट्रेन में भी दरवाज़ों से लटक कर यात्रा कर रहे हैं। कोलकाता के बालीगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक लोकल ट्रेन जो है वो भीड़ भी इसमें स्टेशन पर भी लोग आपको नज़र आएंगे। बालीगंज स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ है और ट्रेनों में भी कई जगहों पर अभी बाहर लटक कर भी यात्रा करते लोग नज़र आ रहे हैं। तो ट्रेन हालांकि पहले दिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो राज्य सरकार ने कहा था कि सिर्फ 7 बजे शाम तक ही ट्रेनें चलेंगी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन और उसके बाद रात 10 बजे तक ट्रेनों को चलने की अनुमति दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों से 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार करेगी। फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है कि अगर 40% बेड भर जाते हैं कोरोना मरीजों से तो फिर राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई की बात की जाए तो लगातार केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों की संख्या 40% पहुंचती है अस्पतालों के बेड पर तो फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। और कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6 गुना तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक दिन में मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में 3,350 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं यहां पर। और ये देखिए दिल्ली में किस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डराते हुए नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन बड़ा इजाफा हो रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ये कह चुके हैं कि 6 गुना रफ्तार के साथ कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि डेथ केसेस इतने ज्यादा नहीं हैं। माइल्ड सिम्टम्स ज्यादातर लोगों को हो रहे हैं, जो कि घर में आइसोलेट रहकर भी उसे ओवरकम किया जा सकता है। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आंकड़े बताते हुए कि किस तरीके से सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो खतरनाक महाराष्ट्र की बनी हुई है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा पाबंदियां ही महाराष्ट्र में लगाई गई है। और अब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केसेस मिल चुके हैं। कोरोना मरीजों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश को छोड़कर दी गई सभी छुट्टियां रद्द करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए करीब 1,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कुल संख्या 3,316 से बढ़ाकर 4,350 बेड कर दी गई है। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ गई थी। 150, 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। तैयारी के लिए तो आप देखेंगे परसों हमारे पास 9,000 बेड थे, आज 12,000 से ज़्यादा हैं और डेली बेड्स हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तैयारियां हमारी बढ़ रही हैं। बिल्कुल सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। और डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स के मुताबिक मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अभी तक तीसरी लहर की शुरुआत के केवल अंदेशे ने लोगों को डरा दिया है, लेकिन अब तो मुंबई के अस्पतालों में जिस तरह कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी है, उसे खुद डॉक्टर्स ने कोरोना की तीसरी लहर करार दे दिया है,
जिसका असर वहां के अस्पतालों में दिखने भी लगा है। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल मरीजों से खचाखच भरने लगे हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर में जहां 26 दिसंबर तक कोरोना के सिर्फ 7 मरीज भर्ती थे, उनकी संख्या अब 700 के पार पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कोविड सेंटर को नए मरीजों को भर्ती करने के लिए नए कोरोना वार्ड तैयार करने पड़ रहे हैं। और मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए कुल 35,487 बेड थे। इससे पहले 4 जनवरी को 34,857 बेड थे, जबकि 3 जनवरी को 30,565 बेड थे। इससे पहले 5 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के 5,104 मरीज थे। 4 जनवरी को अस्पताल में 4,491 मरीज थे। वहीं 3 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के केसेस कम थे। तो आप देखिए लगातार किस तरीके से अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कोरोना पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स है, शुरुआती सिम्टम्स है, तो घर पर रहकर अपने आप को आइसोलेट रखकर आप ठीक हो सकते हैं। और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को एडमिट करने के लिए बीएमसी की इजाजत जरूरी होगी। निजी अस्पतालों को मैक्सिमम बेड की कैपेसिटी को एक्टिवेट करने को कहा गया है। और इसके साथ ही मरीज अगर मॉर्बिड है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा गया है। बेड की कमी होने पर मरीज की हालत को देखते हुए 3 दिन में डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए लखनऊ के अस्पताल को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में अभी 200 बेड खाली है। सभी कोविड बेड पर ऑक्सीजन और दवाई रखी हुई है। अस्पताल में अभी 150 स्टाफ को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में और यहाँ कोविड मरीजों के लिए 200 बेड तैयार किए गए हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं। देखिए इस अस्पताल में जितने भी बेड है 200 वो सभी बेड खाली हैं और ये कोविड वार्ड है। यहाँ पर देखिए कोविड मरीजों के लिए वॉशरूम बनाया गया है। दूसरी तरफ भी और भी बेड है, इधर भी बेड है। हम आपको बेड यहाँ पर लगातार यहाँ पर दिखाते रहेंगे। यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी का काम भी लगातार यहाँ पर अस्पताल में चलते आ रहा है। मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊँ आपको, तो ये भी बेड है यहाँ पर खोला गया। इस तरीके से 200 बेड तैयार किए गए हैं अस्पताल में, पूरी तरीके से खाली हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सारे बेड खाली हैं। अभी जो हमने तैयारी की थी 200 बेड कोरोना के लिए, तो हमारे पास कोरोना के कोई मरीज नहीं है, तो इसलिए सारे बेड ही खाली हैं। जैसे ही कोई केस आएगा तो हम उसको ले लेने के लिए सक्षम होंगे। पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। आप लोग तैयार हैं? आपके जो 150 स्टाफ है वो तैयार हैं? जी जी, पूरे लोग सब लोग तैयार हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग बाहर से भी अटैचमेंट यहाँ करा लेते हैं। बाद में जैसी जरूरत होगी, जितने मरीज आएंगे बेड की संख्या भी बढ़ा लेते हैं। बेड की संख्या भी बढ़ जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के पास 960 LPM का जनरेटर प्लांट भी लग गया है। ऑक्सीजन पहले से 250 जंबो सिलेंडर, आपके पास अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी है और सारी चीजें उपलब्ध हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां IIT गुवाहाटी में कोरोना के 60 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद IIT गुवाहाटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, IIT गुवाहाटी कंटेनमेंट जोन घोषित की गई है। 60 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है ये कोरोना विस्फोट IIT गुवाहाटी में। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1033 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य में नई पाबंदियां लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में शादी के लिए 250 लोगों को इजाजत दी गई है, जबकि शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति दी गई है। पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग के मुताबिक राज्य में 2475 एक्टिव केस हैं। पूरे देश में जो स्थिति है वैसी ही मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आने की गति तेज है और उसको लेकर कल हमने कुछ और प्रतिबंधन लगाए हैं। जैसे शादियों में अब 250 लोगों की ही अनुमति दी गई है। बड़े मेले जो हैं उनको
आयोजित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उठावने में और अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों को अलाउ किया गया है। वैक्सीनेशन हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक करके सभी तरह के जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी समीक्षा की है। प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में हमने सभी जगह बिस्तरों को बढ़ाने और सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। भीड़ भरे कार्यक्रम जो प्रतिबंधित किए हैं वो यथावत जारी रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का सब पालन करें, ऐसी प्रार्थना है। मास्क लगाएं सब्जी मंडी वाले, ये प्रयास है। और आपने ध्यान आकर्षित किया है तो हम भी कहेंगे कि रात्रि के समय वो मंडी में कौन लोग बिना मास्क के आते हैं उन्हें देखें। और अब बात गुजरात की, जहां सूरत में बड़ा हादसा हो गया। सूरत में एक केमिकल टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गैस लीक मामले में सूरत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया यह जा रहा है कि सूरत में खाड़ी के इलाके में केमिकल कचरा गिराया जाता है और आज जब एक टैंकर ने वहां केमिकल गिराया तो वहां मौजूद कचरे के संपर्क में आने के बाद वहां जहरीली गैस बनने लगी और उसी गैस की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बहुत गंभीर घटना है। लगभग 6 मजदूर अभी तक एक्सपायर हो गए हैं। कुछ एक और लोग अभी वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं। कुछ एक अफेक्टेड लोगों की तबीयत अभी ठीक है, जिनका स्टेटमेंट लेके पुलिस पूरी घटना को समझने का प्रयास कर रही है। तो इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 8 लोग बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। गैस लीक होने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है सूरत में। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की बात भी सामने आ रही है। केमिकल टैंकर से जिस तरीके से गैस लीक हुई, उसी की चपेट में आने से 6 लोगों की ये मौत हुई है। 3 तस्वीरें आप देखिए। सूरत में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसकी सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। अब पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन 6 लोगों की ये दर्दनाक मौत। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में सुबह 5 बजे जहरी केमिकल खाली करने आई हुई एक टैंकर ने नजदीक की खाड़ी में केमिकल डालते ही सामने काम करने वाली मिल के 28 लोगों को प्रभावित हुआ था। दृश्य सीधे देख सकते हैं कि सचिन जीआईडीसी में आई हुई खाड़ी में पहले से ही पाइपों के द्वारा केमिकल डाला जा रहा था। उसी खाड़ी में बड़ौदा पार्सिंग GJ6ZZ6221 नाम की टैंकर में जहरी केमिकल आया था, जो खाली करने के बाद टैंकर के सामने आई हुई मिल में काम करने वाले 28 कर्मचारी प्रभावित हुए थे। खास करके कंपनी के बाहर नाश्ता करने बैठे हुए कर्मचारियों के श्वास में एक जहरी केमिकल जाने के बाद 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोग अस्पताल में सारवार ले रहे हैं। करीबन 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि नाश्ते की लारी के बाहर खड़े हुए एक स्वान की भी मौत हो चुकी है। घटना की जान होते हुए पुलिस के आला अधिकारी खुद पुलिस कमिश्नर मौके वारदात पर पहुंच के इस मामले की तफ्तीश शुरू की है। मगर जिस तरह से सचिन जीआईडीसी इलाके में आई खाड़ियों में जहरी केमिकल छोड़ा जाता है, कहा जाता है महीने में 1 टैंकर पुलिस इस तरह से केमिकल खाली करते हुए पकड़ती है। मगर प्रशासन की घोर बेदरकारी के चलते आज 6 लोगों को अपनी जान घुमाने की बारी आई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है, लेकिन टैंकर में कौन सा केमिकल है, टैंकर का मालिक कौन है और कहां से केमिकल लेके आ रहे थे, इसके बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जैसे ही घटना बनी उसके चलते टैंकर का ड्राइवर टैंकर रख के फरार होने में सफल हुआ है। अब देखना है इस मामले में पुलिस कितनी कड़क कार्यवाही करती है।